हेलो एवरीवन, आज है 28 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। एक महीने में शानदार तेज़ी दिखाई है, 53 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और जैसे ही इसने रेजिस्टेंस वाला 50 रुपये का लेवल तोड़ा था, काफ़ी अच्छी रफ्तार उसके बाद दिखाई। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हो तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से ये यहाँ पर अटकता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुजलॉन का शेयर प्राइस है 53 रुपीज़ और काफ़ी अच्छी रफ्तार इसने पिछले कुछ वक्त में दिखाई है। उसकी कुछ वजह भी है कि भाई साहब खबर आई थी इनके कई ऑर्डर्स मिलने को लेकर। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर थी वो सुजलॉन के जो चेयरमैन है तुलसी तंती, उनके इंक्लूजन को लेकर थी। वहाँ पर जो पूरी कमेटी बनी गई है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, उसमें उनको जगह मिली है और उसी के चलते भी एक बहुत बड़ी तेज़ी थी और रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा, उसकी अलग से ही बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली। लेकिन अभी ये थोड़ा सा अटक रहा है। अगर आप पिछले एक साल की बात करोगे तो एक साल में 260% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी देखी, गिरावट के साथ कंसोलिडेट किया, दोबारा बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली और थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा ये बीच बीच में। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि पोटेंशियल ज़रूर रहेगा इस कंपनी में। अभी थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब नाम मात्र की गिरावट, ठीक है, क्योंकि 55 रुपीज़ के लेवल से थोड़ा बहुत तो अभी करेक्शन ये इसने दिखाया है। ऑलमोस्ट 5% तो ये गिर चुका है उस लेवल से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो। और जहाँ तक 5 साल की बात करें, ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। रीज़न ये है कि आज से पहले कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग भी तो नहीं हुई थी, क्योंकि ये वो कंपनी है जो कर्जे के बोझ की तरह दब रही थी। इसने अपने डेट को 2 बार रिस्ट्रक्चर करा लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन तीसरी बार इन्होंने काफ़ी स्मार्टली प्ले करा कि तीसरी बार अपने डेट को जब इन्होंने रिस्ट्रक्चर करा उसके बाद फ़ौरन पैसा रेज कर लिया और उसके चलते अभी अगर आप देख रहे हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। जो डेट के बोझ की तरह दब रही थी, अब वो सिनारियो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ टाइम में इनको कई बड़े ऑर्डर भी मिले हैं, क्योंकि बहुत सारी पावर कंपनियाँ जो है वो अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है, स्पेसिफिकली रिन्यूएबल्स में, स्पेसिफिकली विंड में भी बढ़ा रही है और उसका इनको फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि देखो, बिजली जितनी ज़्यादा प्रोड्यूस करी जाएगी उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन भी होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले एरा में जा रहे हैं। तो पावर कंपनियां जो है वो लगातार अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने ही वाली है, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो नेक्स्ट लेवल जाने वाला है फ्यूचर में। भैया, गाड़ियाँ चलने के लिए अगर बिजली इस्तेमाल हो रही है तो जाहिर सी बात करो कंजम्पशन कितना होगा उसका, अब सोच के देखो, ठीक है। इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आने वाले टाइम में बिजली पे चलने लगे तो अलग कंजम्पशन उसका बहुत बड़े पैमाने पर होगा। अभी तो चलो 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, अभी चलो स्टेट बसेस है, वो थोड़ा बहुत कुछ कुछ शहरों में आपको देखने को मिलेंगे जो इलेक्ट्रिक हो है। लेकिन जो स्टेट ट्रांसपोर्ट तो है, लेकिन जो लंबे रूट वाली बसें वगैरह जो होती है, अगर वहाँ पर भी अडॉप्शन होने लगा तो बहुत बड़े पैमाने पर होगा, नेक्स्ट लेवल होगा जो कंजम्पशन होने वाला है बिजली का। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप्ड हो रहा है, टाइम लगेगा, अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि टाइम लगेगा, क्योंकि हाईवेज वगैरह पे सेटअप करने पड़ेंगे, बहुत सारी जगहों पर वो चीज़ें करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। लेकिन डेफिनेटली जब वो इंफ्रा सेटअप होगा तो उसको चलाने के लिए लगेगी बिजली, और बिजली जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में हम रिन्यूएबल वाले जो एरा है वहाँ पर भी जा रहे हैं। तो सोलार और विंड बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ होने वाला है और इस कंपनी विंड में इस्तेमाल होती है। विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनी, अगर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओ तो विंड टर्बाइन बनाने वाली ये कंपनी है और इसी के अंडर में इनकी एक खुद की एक सब्सिडरी कंपनी भी है, ठीक है। और कंपनी का प्लान ये है कि उसको मर्ज कर देंगे इसके साथ, 100% होली ओन सब्सिडी है। अगर उसको इसके साथ मर्ज कर दिया गया तो जाहिर सी बात है, बड़ी बात यहाँ पर ये होगी कि उनके नंबर्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। तो जो नंबर्स आज आप रेवेन्यू में देख रहे हो, प्रॉफिट्स में देख रहे हो, तो शायद वो बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको यहाँ पर। और कंपनी डेफिनेटली काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ी इंस्टॉल कैपेसिटीज़ है इनकी, लंबे समय से काम कर रही है ये, और अलग अलग देशों में भी इनकी प्रेजेंस है। 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनकी, 8 R&D फैसिलिटीज़ है अक्रॉस वर्ल्ड में। और जहाँ तक वॉल्यूम्स भी देखें तो हर रोज़ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हो रहा है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड होते नज़र आए यहाँ पर। और अगर आप देखोगे इसका मार्केट कैप तो तकरीबन 72,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। अगर आप इनके डिविडेंड को देखोगे तो वो नहीं है डिविडेंड। लेकिन जब कंपनी के मैनेजमेंट से पूछा गया था कि भैया डिविडेंड पे करोगे कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी अब तक बहुत काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी, पिछले 2 क्वार्टर से ये प्रॉफिट में आई है, ठीक है। पिछले 2 क्वार्टर नहीं, पिछले 1 साल से ये प्रॉफिट में आई है।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला कि लोगों को डिविडेंड पसंद होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी तो हम एक्सपांशन के मोड में हैं, लेकिन धीरे धीरे हम डिविडेंड भी पे आउट करना स्टार्ट करेंगे, और ये बड़ी बात है। और जहाँ तक इसके हम पी रेशियो की बात करें तो काफ़ी महंगा है ये, 110 का है, बहुत महंगा है ये। तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड होने चाहिए। 50 के लेवल, इवन जब 50 के लेवल को इसने क्रॉस करा था, मैंने तब भी कहा था कि डेफिनेटली अभी आपको 55 की रेंज में ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन वहाँ से करेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं अज्यूम कर लेना कि 50 से ब्रेकआउट आएगा तो भाई साहब वो मतलब 60 70 80 90 पर जाएगा, लेकिन उससे बीच में कई बार ये करेक्शन दिखाएगा, डिप दिखाएगा, टाइम लगेगा उसको उस लेवल पर पहुँचने के लिए। यहाँ पर 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखते हो लास्ट क्वार्टर के नंबर देखने में वैसे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो एक्सपेक्टेड था वैसे नहीं थे, क्योंकि जो ब्रोकरेज हाउसेस की कमेंट्री थी वो ये थी कि इनके जो रेवेन्यू होंगे वो तकरीबन 2500 करोड़ से भी ज़्यादा के होंगे, जो कि हुए नहीं, 2200 करोड़ के आसपास। लेकिन फिर भी वो अच्छे क्यों लगेंगे, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 1600 करोड़ से भी कम का रेवेन्यू था, और पिछले साल ये 1900 करोड़ का रेवेन्यू था। तो डेफिनेटली 2200 करोड़ आपको अच्छे लगेंगे। लेकिन जहाँ तक बात आती है प्रॉफिट की, तो 255 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिला, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 203 करोड़ का था, और पिछले साल ये 280 करोड़ का था, तो कम रहा यहाँ पर। और जो ब्रोकरेज की कमेंट्री थी इस कंपनी के प्रॉफिट्स को लेकर, तो वो थी कि 300 से 320 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा, तो वो नहीं हुआ था यहाँ पर। तो उसके चलते भी नतीजे के बाद कोई तेज़ी नहीं थी, बल्कि थोड़ा बहुत डिक्लाइन ही यहाँ पर हमें देखने को मिला ज़रूर था। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है, 13.29% की है, लेकिन पहले उतनी ही थी, लेकिन ऑलमोस्ट 80% का स्टेक जो था प्रमोटर का वो गिरवी था, अभी गिरवी नहीं है। हालांकि म्यूचुअल फंड के पास 1.86% का स्टेक जरूर देखने को मिल रहा है, और म्यूचुअल फंड ने जून क्वार्टर में खरीदारी करी है। मई महीने का जो रिकॉर्ड निकल कर आया था, जब वो चीज़ आई थी, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी मई महीने में करी है। जून में भी मुझे लगता है कि खरीदारी करी हो मतलब खरीदारी करी होनी चाहिए। तो जब नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा जून क्वार्टर का, मुझे लगता है कि शायद म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा होगा कि नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 4.44% का स्टेक है, एफआईएल्स के पास 19.57% का स्टेक है, रिटेल और अदर के मिलाकर 60.85% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.93% पर, और जो अदर पार्टीज़ है वो 34.91% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा आपको इस कंपनी को लेकर कि देखिए रफ्तार काफ़ी अच्छी है, दमदार तेज़ी दिखाई है। 5 साल में ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। इवन अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखते हो तो एक बार इसने अटेम्प्ट करा ज़रूर था तेज़ी दिखाने का, साल 2009 में, जहाँ पर ये शेयर 32 से ऐसा भागा था कि 100 रुपये से भी ऊपर गया था, 110 रुपये का लेवल दिखा दिया था इसने। उसके बाद लंबे करेक्शन से गुजरा था। इस बार देखते हैं कि जो तेज़ी आई है वो बरकरार रह पाती है कि नहीं। मैं उम्मीद तो करूँगा कि भैया तेज़ी जो है वो यहाँ पर बरकरार रहे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़े बहुत करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। 50 रुपये, 45 से 50 रुपये के लेवल पर अब आपकी नज़र होनी चाहिए खरीदारी के लिहाज से, ऐसा मेरा मानना है। वहाँ पर शायद बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि पोटेंशियल ज़रूर रहेगा, क्योंकि पावर सेक्टर फोकस में रहेगा, विंड एनर्जी डेफिनेटली फोकस में रहने वाली है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।